नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग पश्चिम मेट्रो स्टेशन पर अर्पण केंद्र कपड़ा संग्रहण केंद्र का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से शुरू की गई ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस केंद्र का उद्देश्य पुराने और बेकार कपड़ों का पुनर्चक्रण करना और उन्हें लैंडफिल में जाने से रोकना है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिकों से अपील की कि वे कचरे को लापरवाही से न फेंकें बल्कि जिम्मेदारी के साथ उसका निपटारा करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और टिकाऊ दिल्ली के निर्माण में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय बंधुओं को, मेरी बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। शालिनी जी ने बहुत ही प्यारी लाइनें कही, कुछ काम करो, कुछ काम करो। और यही बात हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो इतना बड़ा भारत देश है, 140 करोड़ लोग, इतने राज्य, इतनी भाषाएं, इतनी विविधताएं, ये सब कुछ एक साथ एक सूत्र में पिरो के चलना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और इसीलिए हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी बन जाती है कि देश के प्रति, समाज के प्रति कुछ न कुछ काम, छोटा हो या बड़ा हो, एक काम देश के नाम अपने लिए तय करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये अर्पण वस्त्रदान केंद्र जो हमारे मन में विचार आया कि भाई ये लैंडफिल साइड, ये कूड़े के पहाड़ जो इतने बड़े बड़े दिल्ली शहर में खड़े हो गए, समय के साथ इसमें क्या क्या वस्तुएं जुड़ जाती हैं। तो पता चला कि इस कूड़े के पहाड़ में जहाँ गंदगी है, जहाँ वेट वेस्ट है, जहाँ प्लास्टिक है, जहाँ मिट्टी है, जहाँ मलबा है, जहाँ कांच है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, उसके साथ साथ कम से कम 10% पुराने कपड़े भी किसी न किसी रूप में कूड़े के पहाड़ों में जुड़ते चले जाते हैं। तब हम ये नहीं समझ पाते कि जिस चीज को हम कूड़े में डाल रहे हैं, क्या वो प्रोसेस हो पाएगी, ये कैसे खत्म होगी एंड ऑफ द डे। इस सृष्टि में से इतनी प्लास्टिक जो जमा हो गई, इतना कूड़ा जो जमा हो गया, ये कैसे खत्म होगा। जब इस बात पे विचार किया गया तो ये भी ध्यान आया कि लोगों के घरों में इतने ढेर सारे कपड़े ऐसे हो जाते हैं जो खुद से वो इस्तेमाल नहीं करते। क्या करें, किसको दे। एक समय था जब पुराने कपड़ों के बदले में लोग बर्तन लिया करते थे और वो मार्केट में सर्कुलेट हो जाते थे। कोई उसको खरीद लेता था, कोई पहनता था, कोई बेचता था, कुल मिलाकर के सर्कुलेशन में चीजें चलती थी। पर आज वो चीजें भी कम हो गई हैं और कई कपड़े ऐसे होते हैं शायद उस तरीके से भी डिस्पोज नहीं होते हैं। तो ऐसे में अर्पण केंद्र खोले जाएं, ये बात जब मैंने अपनी दिल्ली मेट्रो के जो महिला विभाग है, यानी कि हमारे अधिकारियों की धर्मपत्नियों के द्वारा जो वेलफेयर सोसाइटी चलाई जाती है, ये विचार मैंने उनसे साझा किया कि मेरे मन में एक काम है, आप कर पाओ तो कहूँ। तो शालिनी जी और उनकी पूरी टीम थी, विकास जी जो हमारे एमडी हैं मेट्रो के, वो उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि मैम बताइए क्या कर सकते हैं। मैं कहा मेरे मन में है कि दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के नीचे हम ऐसा एक जगह बनाएं जहाँ पे लोग अपने पुराने कपड़ों को डोनेट कर सकें और हमारा संगठन ये काम कर सके कि 3 महीने में इन कपड़ों का उपयोग करें। एक, जिसमें कि कपड़े एज इट इज किसी के पहनने में काम आ सके तो उस तक पहुंचा दिए जाए। दूसरा, जिन कपड़ों को अप साइकिल करके उसको कुछ बैग, दरी, कुछ भी ऐसा सामान बना सकते हैं, तो वो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम करवाएं ताकि महिलाओं को रोजगार भी मिले और हमारे इन पुराने कपड़ों को हम यूटिलाइज भी कर सकें, अच्छी वस्तुएं बाजार में आए,
थैले बनेंगे तो प्लास्टिक के बैग भी कम होंगे। और तीसरा, जो कपड़ा किसी भी काम का नहीं दिखाई देता उसको रिसाइकिल करके फिर से उसका धागा बने, कॉटन बने और उससे फिर दोबारा से नई चीजें बनाई जाए। इस बात को हमारे मेट्रो परिवार ने सहर्ष स्वीकार किया और इतने कम समय में, जिस दिन आपका मेट्रो का स्थापना दिवस था उस दिन ये बात हमने सोची थी, 3 महीने में, मात्र 3 महीने में इस स्वप्न को साकार करने के लिए जो हमारे मेट्रो परिवार ने किया, मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हम। और बड़ी जिम्मेवारी के साथ, बड़े तरीके के साथ आपने इस प्लान को किया, ये नहीं रैंडमली नहीं किया। बहुत ही सुंदर ऐसे डिस्प्ले काउंटर आपने बनाए जहाँ पे इस कपड़ों से रिसाइकिल होकर के और जो अपसाइकिल होकर के सामान बना है उसको भी आपने विंडो डिस्प्ले किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं वहाँ खड़ी है, देने वाला व्यक्ति तोल के भाव से कपड़े देके जाएगा, एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा डोनेशन का, उसके पास रहेगा कि आपने इतने कपड़े डोनेट किए और वो समाज को और देश को काम आने की पूरी प्रक्रिया तय कर ली गई है। एमओयू साइन हुए हैं ऐसी संस्थाओं से जो इन पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करती है या अपसाइकिल करती है। मुझे बहुत बेहद ही खुशी है कि आज हम अपने दिल्ली शहर में अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट कि इन पुराने कपड़ों को सामाजिक रूप में गवर्नमेंट के लेवल पे कलेक्ट करने का ये सेंटर खोल पाए हैं। थैंक यू सो मच दिल्ली मेट्रो, आपको धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। और आज दिल्ली में हमने 11 सेंटर खोलने की शुरुआत की है और पहला सेंटर मुझे खुशी है कि पंजाबी बाग में हमारे विधायक कैलाश गंगवाल जी के यहाँ और हमारी निगम पार्षद सुमन त्यागी जी के यहाँ पे हम खोल रहे हैं। और मेरे सामने हमारी बहन मीना गुप्ता जी जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की अध्यक्ष हैं, नीलम गोयल जी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की प्रिंसिपल है। आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगी कि ऐसे समाज के सब लोगों को यहाँ जोड़ें जो अपने पुराने कपड़े यहाँ डोनेट करें। और पंजाबी बाग वाले तो ज्यादा डोनेट कर सकते हैं, पुराने क्या वो तो नए भी डोनेट करते हैं, पर कम से कम पुराने यहाँ दे सकते हैं और वो रिसाइकिल होने की प्रक्रिया में लोगों को रोजगार मिले, लोगों को काम मिले। मैं तो ये चाहूंगी कि यहाँ से परचेज भी आप करें। अभी दिवाली जैसा बड़ा त्योहार हमारा आ रहा है, मैंने शालिनी जी को कहा है कि दिल्ली सरकार इस बार इन्हीं प्रोडक्ट को खरीद के जो हम गिफ्ट बांटते हैं उसमें इन्हीं प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। हमारा समाज भी इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे ताकि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ऐसा काम हो जाए कि कूड़े के पहाड़ पे ये कूड़ा जाना खत्म हो और हम सब लोग मिल करके, देखिए बहुत सारी चीजें हैं दिल्ली में जिसको हमें समझने की जरूरत है। हम लोग बिना ध्यान दिए हुए अपने कूड़े को कहीं पे भी छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं और फिर कहते हैं कूड़े के पहाड़ लग गए हैं, सरकार क्या कर रही है। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाती हूँ कि सरकार की नीयत और नीति दोनों बहुत स्पष्ट है और इसीलिए मात्र 1 साल में दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ों में से 2 कूड़े के पहाड़ लगभग खत्म हो चुके हैं। ये आपको मैं बताना चाहती हूँ और आगे भी ये कूड़े के पहाड़ जो हैं खड़े ना हो, इसके लिए जरूरी है कि जितना कूड़ा रोजाना जनरेट होता है उतना रोजाना प्रोसेस भी हो। इसके लिए हम अपने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। आपको ये बताना चाहूंगी कि दिल्ली में रोजाना लगभग 1500 मिट्रिक टन, 15,000 मिट्रिक टन कूड़ा जनरेट होता है रोजाना, 15,000 मिट्रिक टन। और उस कूड़े में से मात्र 6,000 मीट्रिक टन कूड़ा जो है वो प्रोसेस हो पाता है। तो यानी कि रोजाना 7 से 8,000 मीट्रिक टन कूड़ा जमा होता रहता है। अब जब इतना कूड़ा रोजाना जमा होगा तो भाई कूड़े के पहाड़ तो बनेंगे ही। तो हमारे समाज की ये ड्यूटी है, सरकार और समाज मिल करके इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए जो काम अपने लेवल पे हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। एक
तो कूड़े का सेग्रीगेशन करने में ये लाभ है कि जो वेट कूड़ा है वो अलग प्रोसेस हो सकता है, उससे खाद इत्यादि बन सकती है। और जो नई दिल्ली के डीआरडीओ भवन में 85वां सशस्त्र बल मुख्यालय यानी एएफएचक्यू नागरिक सेवा दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सशस्त्र बलों के साथ मिलकर कार्य करने वाले नागरिक कर्मियों के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देना है। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिविलियन कर्मचारियों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वे देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में अहम योगदान दे रहे हैं। सभी को आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स सिविलियन सर्विसेज डे की हार्दिक बधाई देता हूं और मैं आज के सभी अवार्डीज को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। उनके भविष्य के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं मानता हूं कि आपको मिला यह सम्मान आपके डेडिकेशन, आपके टैलेंट और आपके हार्ड वर्क को मिला हुआ यह सम्मान है। इसके अलावा आज एक बाई एनुअल मैगजीन संवाद को भी रिलीज किया गया है। साथ ही स्पैरो पोर्टल तथा सीओ ऑफिस के तहत कई और पोर्टल्स की भी लॉन्चिंग आज हुई है। इन सभी इनिशिएटिव्स के लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन निश्चित ही हम सबके लिए, मैं मानता हूं, सामान्य दिन नहीं है बल्कि एक बड़ा दिन है। किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों अदृश्य हाथों से भी मिलती है। उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, आज का दिन उन ऑफिसर्स के और उन पर्सनल के कंट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करने का, उनको यह पहचानने का यह अवसर है जिन्होंने पूरे डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म के साथ इस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की तहे दिल सेवा की है। साथ ही आज का दिन एक प्रकार से रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन का भी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि ऐसे अवसर पर किसी भी संस्था को स्वयं से दो प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए। पहला, यह कि हम कहां थे और अब कहां पहुंच गए हैं। दूसरा, कि अब हमें यहां से कहां तक जाना है, अगली मंजिल हमारी अगली क्या होगी। जब बात राष्ट्रीय रक्षा से जुड़ी संस्थाओं की आती है तो उनके लिए तो दूसरे प्रश्न का महत्व मैं मानता हूं कि और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी आर्म्ड फोर्सेज के साथ टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, एकेडमिया तथा इनोवेशन सिस्टम का जुड़ाव भी लगातार बढ़ रहा है। इसलिए जब इतने सारे डायमेंशंस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमारी आर्म्ड फोर्सेज को सहयोग देने वाली संस्थाओं को भी निरंतर अपने को विकसित करना ही होगा। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सर्विसेज रक्षा मंत्रालय की इंस्टीट्यूशनल, मैं मानता हूं कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, क्योंकि एएफएचक्यू कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है। और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी एएफएचक्यू एक इंपॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है। साथियों, मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं आपके बीच आया था तो मैंने आपके साथ इस सर्विस के फ्यूचर को लेकर भी कुछ अपने व्यूज, अपने कुछ विचार आप सबसे मैंने साझा किए थे। और मैंने इस कैडर की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने, उन्हें बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने तथा कमांड लेवल और सर्विस हेडक्वार्टर्स लेवल और रक्षा मंत्रालय के स्तर पर उनकी एक्सपर्टीज को और अच्छे से यूटिलाइज करने पर जोर देने की बात कही थी। मैंने सीडीएस और तीनों सेनाध्यक्षों से भी उस समय यह कहा था कि आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज को हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में
और अधिक कंट्रीब्यूशन के अवसर कैसे दिए जा सकते हैं, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इनमें से कुछ विषयों पर आप लोगों के द्वारा कार्य भी किया गया है और कई सजेशंस को प्रैक्टिकल शेप देने की दिशा में भी आप सबके द्वारा कदम उठाए गए हैं। जिस तरह से आप लोग आइडियाज को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यह आपकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को दर्शाता है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों, मुझे मालूम है कि आपकी सर्विस को एक खास मैंडेट दिया गया है, जो सर्विस रूल्स, रेगुलेशंस और ऑर्डर्स के उचित इंप्लीमेंटेशन के लिए है। आपकी सर्विस वह सर्विस है जो इन विषयों पर स्पेशलाइज करती है, और चूंकि आपकी सेवाएं केवल एमओडी में ही हैं, इसलिए आपकी स्पेशलाइजेशन मैं मानता हूं कि और अधिक खास है और अधिक विशेष है। पर साथ ही आज जब इतने महत्वपूर्ण अवसर पर हम सभी यहां एकत्र हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि इनसे आगे जाते हुए कुछ और बिंदुओं पर आप सबको विचार करना चाहिए। मैं 2-3 बातें आपके सामने यहां रखना चाहूंगा, जो मैं इस संस्थान को लेकर सोचता हूं। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि समय और परिस्थितियां बहुत ही डायनेमिक होती हैं और ये निरंतर बदलती रहती हैं। इतिहास का पूरा इवोल्यूशन ही इसी डायनेमिज्म का ही एक प्रमाण है। लेकिन यदि हम पुराने समय और आज के युग की तुलना करें, तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बदलाव की यह गति पहले के कंपैरिजन में कहीं अधिक तेज हो गई है। जो बदलाव पहले 100 वर्षों में होते थे, वे आज 5-10 वर्षों में ही दिखाई देने लगते हैं, और यह बात हर क्षेत्र पर लागू होती है। पर डिफेंस सेक्टर में यह डायनेमिज्म और भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और इसलिए रक्षा क्षेत्र में हो रहे इन परिवर्तनों की एनालिसिस करना, इनका विश्लेषण करना, यह आवश्यक हो जाता है। साथियों, डिफेंस का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही पुराना है। मानव के विकास के साथ ही उसकी सुरक्षा की आवश्यकताएं भी विकसित हुई हैं। आदि मानव काल के ट्राइबल वारफेयर से लेकर लैंड बेस्ड वारफेयर, कॉलोनियल वारफेयर, वर्ल्ड वार्स और आज के मॉडर्न वारफेयर तक प्रत्येक दौर की एक अपनी विशेषताएं भी रही हैं। लेकिन ट्रेडिशनल और मॉडर्न वारफेयर में सबसे बड़ा अंतर टेक्नोलॉजिकल डायनेमिज्म का है। पिछले 25-30 वर्षों में जिस गति से टेक्नोलॉजी ने वारफेयर को बदला है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले युद्ध मुख्यतः भूमि पर, जमीन पर लड़े जाते थे। फिर नेवल सिस्टम का महत्व बढ़ा, उसके बाद एयर पावर भी यह प्रमुख बनी। वास्तव में बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।